with the blessings of माँ सरस्वती। शुभारंभ करेंगे दीप प्रज्वलित करके और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से। माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय का सौभाग्य है कि हम इस कृषि प्रधान देश के किसानों को सम्मानित कर रहे हैं। परम आदरणीय वाइस चांसलर श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय प्रोफेसर प्रगति कुमार जी, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मंच पर उपस्थित निदेशक कृषि विभाग, डायरेक्टर एग्रीकल्चर जम्मू श्री के शर्मा जी, सम्माननीय अतिथि इस कार्यक्रम के दूसरे सम्माननीय अतिथि जॉइंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग जम्मू श्री R.K. हितेशी जी, डीन फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट मेरे मित्र प्रोफेसर सुपर्ण शर्मा जी, जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव, रजिस्ट्रार नागेंद्र जानवाल जी, मेरे विभाग प्रबंधन विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुशील मेहता जी, जम्मू के लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट से आए हुए किसान भाइयों और बहनों तथा उनके साथ आए हुए कृषि विभाग के अधिकारियों, मेरे विश्वविद्यालय के अन्य डीन और साथी बंधुओं, आज माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की इस पावन धरा पर हम अपने किसान भाइयों और बहनों का हृदय से स्वागत करते हैं। गल रखने को पहले आह्वान करगा श्री माता वैष्णो देवी का तो उनके उपासक बाबा जित्तो का, बाबा महिमल का, बाबा अंबो का, जिन्हें एक परंपरा जारी रखा, वही साड़ी खेतीबाड़ी और अपनी धरती कन्नै प्यार। जिथे तक माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की गल है, ये 1999 बनया हाँ, जिसलै साड़ी स्टेट लैजिस्लेचर ने इसे पास किया और 2004 के यूनिवर्सिटी बनी जिसे अज तुम बैठे दे हो। और अज मैं यूनिवर्सिटी तरफा स्वागत करना अपने माननीय कुलपति महोदय का, मैं स्वागत करना के शर्मा जी, डायरेक्टर एग्रीकल्चर, उनके कन्नै आए दे जॉइंट डायरेक्टर मिस्टर तलाशी का, उनके कन्नै आए दे बाकी अफसरान का। उस सब को बड़ी गल जिहड़े इत्थे अज उन्नत किसान भैनें और भरा जिहड़े इत्थे आए दे, जिथे तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है तो यूनिवर्सिटी ने 20 साल के बहुत तरक्की की है। वास्तुकला आर्कीटैक्चर का 26वें नंबर अपना पूरे देश के, इंजीनियरिंग के मैनेजमेंट के भी अस 100 तो 150 के आने। 20 साल के मेरा मानना है कि काफ़ी तरक्की है अगर इस पूरे भारत की गल करचे। लेकिन उस तो बड़ी गल ये है कि जोड़ा इस प्रोग्राम का इत्थे इंतजाम किया गया और उहदे वार्ता की गल की गई, क्योंकि साड़ा किसान चाहे पढ़ने लिखने थले हुआ घट हुआ है,
मे बी उसके कोल डिग्री नहीं हुआ पर उसकी समझदारी जिहड़ी है वो बहुत ही अच्छी है। जलवायु परिवर्तन है, पैसे घट न, कंढी इलाका है, पहाड़ी इलाका है, खलका इलाका है, पानी घट है, बरखा ज़्यादा हुई, तूफान आई है, ऐन पई, लेकिन वो कोल एक तो सबर है और सबर का उपर गल है उसकी समझदारी है। अगर पिछले 4, 5,000, 6,000 साल का दिखा ने खेती बाड़ी चला दी है उन्हें जमीने उन्हें खेतरों के उपर, ये थोड़ी समझदारी के कारण है। मेरा मनना है कि आने वाले टाइम के भी ऐसी वार्ता ऐसी गलबात जिहदे यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट तो कन्नै किसान अगर बैठ गए तो मुझे लगता कि आने वाले वक्त के साढ़ा लोगों का ढिड भी भरोचक, देश की ताकत भी बढ़क और अनाज जिहड़ा है सिर्फ अपने नहीं पैदा करना बाहर दुनिया च भी भेजना। थोड़े सारे का इत्थे आने वास्ते बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। 252 डिस्ट्रिक्ट्स में जो स्कीम चल रही थी शुरुआती दौर में, वो आज 672 डिस्ट्रिक्ट्स में पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त ये काम कर रही है स्कीम। और ये आत्मा जो स्कीम है जिसके बारे में हमारे पहले स्पीकर्स ने रोशनी डाली है, ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के उन नक्शों में से एक अहम स्कीम है जिसके साथ देश भर के पूरे किसान एक के साथ एक जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि जो भी साइंसी तरक्की चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा हो रही हैं, चाहे वो हमारे बाहर के ममालिक में हो रही हैं, उन सारी टेक्नोलॉजीज़ को अपने मुल्क के अंदर इंपोर्ट करके और अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो नए इनोवेशंस, नए तरीके खोज किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार, टेक्नोलॉजीज़, नए नए इनोवेशंस को क्रिएट किया जाए। विशेष अतिथि वाइस चांसलर सर, राइस पर बैठे हुए सभी मेंबर्स, यहाँ पर आए हुए डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स और किसान भाइयों बहनों, आज जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो आत्मा, अब जब से हम लोकल लैंग्वेज में भी इसको आत्मा ही बोलते हैं, कृषि का प्रचार प्रसार और विस्तार, इसके लिए ये प्रोग्राम है। और इस प्रोग्राम की आज हम यहाँ स्टडी हमने श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल से एक स्टडी करवाई थी कि क्या हम इस स्कीम की सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कोई कमी है तो हमें क्या सुधार करना चाहिए। एग्रीकल्चर मुख्यतः बिजनेस एक्टिविटी है, गौ खेती वाणिज्यम, इसको शास्त्रों में कहा गया गौ खेती वाणिज्यम, गौ पालो, पशुधन रखो, खेती करो और इसका बिजनेस करो। एग्रीकल्चर के जो बेसिक चीज़ें हैं वो है बीज, पानी, खाद, मैनेजमेंट। बीज 15 से 20% खेती को कंट्रीब्यूट करता है, पानी 30% कंट्रीब्यूट करता है, खादें 40% कंट्रीब्यूट करती हैं और 15-20% मैनेजमेंट का पार्ट रहता है, जिसमें बीमारी, कीड़ा, मौसम, ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं। इन सारी चीज़ों को, क्योंकि एग्रीकल्चर कोई आसान सब्जेक्ट नहीं है, इसमें बहुत से फैक्टर एट ए टाइम अप्लाई होते हैं, फिर जाके हमें कहीं एंड रिजल्ट आता है। ये सारी चीज़ें जो है हम अपना जो प्रचार प्रसार करते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं कि टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रांसफ़र करके खेत तक पहुंचाया जाए और उसको लोकल कंडीशंस में स्टैंडर्डाइज किया जाए। जब भी कोई टेक्नोलॉजी डिवाइस होती है तो उसको लोकल कंडीशंस में पूरा फिट बैठाना है। जैसे आपको पता है आजकल डीजल हल का बड़ा इस्तेमाल होता है। डीजल हल एक पावर टिलर बोल सकते हैं या पावर बीडर बोल सकते हैं उसको,
वो बैलों की जगह आज उससे बुआई होती है। डीजल हल की रिक्वायरमेंट प्लेन एरिया से लेके पहाड़ों तक जब हम जाते हैं तो अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट है। जिस खेत में पत्थर होगा उसकी डीजल प्लो जो है उसका डिज़ाइन ही अलग होगा, क्योंकि पत्थर जो है वो पीछे को फेंकती है और जब पत्थर पीछे को आता है तो चोट लगती है, तो इसलिए उसको पीछे से एक कवर दिया होता है रोटर। ऐसे ही जब हम पहाड़ों पर जाते हैं डीजल प्लो जो है वो 1.5 क्विंटल तक की होती है। तो पहाड़ों में जो छोटे वेट वाली इस्तेमाल की जाती है, जब सीढ़ी नमा खेती पर टेरेसिस पर प्लो चलानी है तो वो लाइट वेट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हर लोकेशन में कंडी की डीजल प्लो अलग होगी, पानी वाले एरिया की अलग होगी, पहाड़ों वाली अलग होगी। तो ये सारा काम है एग्रीकल्चर इसको देखता है। जो एग्रीकल्चर में मशीनों का इस्तेमाल है इसी से सारा एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्म होगा आगे चल के फ्यूचर में। हमारा जो एग्रीकल्चर पॉलिसी है, एग्रीकल्चर पॉलिसी में हम ये मान के चल रहे हैं खेती को सस्ता किया जाए। पहली बात, अगर खेती को सस्ता नहीं करेंगे, खेती को आसान नहीं करेंगे तो नई पीढ़ी खेती अडॉप्ट नहीं करेगी। नई पीढ़ी में इतने फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है कि वो ये काम कर लेगी, तो उसको मशीन चाहिए और मशीन के साथ टेक्नोलॉजी चाहिए। टेक्नोलॉजी होगी तो खेती में इनकम होगी, तभी नई पीढ़ी से जुड़ेगी। ये जो गुजर बसर वाली खेती थी, इस खेती को हम अब दूसरे तरीके से देख रहे हैं कि इस खेती को हम कैसे इनकम ओरिएंटेड बनाएं। दूसरी बात, इनकम किसान की तभी बढ़ सकती है बीज से बाजार तक। जो काम करेगा वो बीज से बाजार तक काम करेगा, किसान ही बिजनेस करेगा। ऐसा नहीं है किसान खाली पैदा करे और बिजनेस उसका कोई दूसरा करे तो किसान जो है उसकी इनकम नहीं बढ़ सकती। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट लाया गया कि किसान को अच्छा बिजनेसमैन बनाया जाए, अच्छा उसको मैनेजर बनाया जाए, उसको पूरी फाइनेंशियल लिटरेसी दी जाए, उसको पूरी समझ हो सब्सिडी कहाँ से मिलती है, ग्रांट इन एड कहाँ से मिलती है, अच्छा बीज कहाँ से मिलता है और बीज कैसे बनाया जाता है। जब तक ये सारी स्किल्स किसान को हम नहीं सिखाएंगे तब तक किसान की इनकम बढ़ाना बहुत मुश्किल है। जय माता दी। मुझे आज सवेरे जब इनफैक्ट कल सुपर्ण शर्मा जी ने जब बताया कि किसान संगोष्ठी है और आपको उसमें शिरकत करनी है और कुछ बातें भी करनी है, तो पहले मुझे लग रहा था कि मैं इस संगोष्ठी में आकर के क्या बात करूँगा, क्योंकि सीधे तौर पे मेरा इस फील्ड से कभी वैसा लगाव संपर्क रहा नहीं है। ये बात तो सही नहीं होगी कहनी कि लगाव नहीं रहा है, लगाव तो है ही। खेती ऐसी चीज़ है और किसान ऐसा ग्रुप है जिसके साथ लगाव नहीं होने का कोई मतलब ही नहीं है। और छोटे स्तर पे तो मैं भी किसान हूँ, घर में खेती बाड़ी देखी हुई है। और इसके पहले कि मैं अपना संबोधन प्रारंभ करूँ, मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर श्री के शर्मा जी, जॉइंट डायरेक्टर श्री आर.के. देसी जी और मंच पर बैठे हुए विश्वविद्यालय के कुल सचिव नगेन सिंह जामवाल साहब, सुपर्ण शर्मा जी, वशिष्ठ सर और मेहता साहब, उसके अलावा बाकी सारे जो गेस्ट आए हुए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के, इन सबों का विश्वविद्यालय की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस विश्वविद्यालय में। और इतनी देर से मैंने इस प्रोग्राम के शुरू होने के पहले थोड़ी देर तक कुछ वार्तालाप किया था शर्मा साहब से, और अभी जब दूसरे लोगों का एड्रेस चल रहा था उस वक्त भी मैं बातचीत कर रहा था, तो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई और जिनको मैं आपके साथ बस शेयर करना चाहूँगा। अभी आप देखते होंगे चंद्रयान की सफलता पे पूरे देश में उत्सव सा माहौल है और हर आदमी जिसको स्पेस से कोई मतलब नहीं भी हो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हमने इस क्षेत्र में इतनी तरक्की कर ली। मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमने चंद्रयान भेजकर चंद्रमा पे पहुंचने में जितनी तरक्की की है, अगर हम मैग्नीट्यूड देखें अपनी
तरक्की है, तो खेती के क्षेत्र में हमने जितनी तरक्की की है उसके सामने में तो चंद्रयान मिशन कुछ नहीं है। खेती के क्षेत्र में भारत ने आज़ादी के बाद से लेकर आज की डेट में जितनी तरक्की की है, अगर ईमानदारी से इसका असेसमेंट किया जाए तो अपने ऊपर और देश के ऊपर गर्व महसूस होता है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, मगर कई इस जनरेशन के लोगों को शायद ये बात पता नहीं हो कि आज़ादी के पहले, जिस वक्त आज़ादी मिल रही थी भारत को, 1940 के दशक में 40 से 43 के बीच में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था। और वो अकाल इतना बड़ा अकाल था कि जिसमें 40-50 लाख लोग मरे होंगे। कोई डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड तो है नहीं। और वो किस लिए कि जो बारिश हुई नहीं कई सालों तक, जो पैदावार हो भी रही थी उस पैदावार को उस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, तो हमारे यहाँ की उपज को, हमारी पैदावार को भेजा जा रहा था यूरोप में, जहाँ लड़ाई हो रही थी सैनिकों के कामों के लिए। और चूँकि देश गुलाम था, हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं था, तो हमने अपनी नज़रों के सामने में देखा 40-50 लाख की संख्या बहुत बड़ी संख्या होती है। जितने लोग हो सकता है पूरे द्वितीय विश्व युद्ध में मरे नहीं हो, उसका बहुत बड़ा प्रतिशत तो हमारे यहाँ दुर्भिक्ष के कारण मर गया। मगर उस पृष्ठभूमि में जब देश ने आज़ादी ली, आज़ादी के बाद सबसे पहला जो टारगेट था हमारी उस वक्त की जो राजनीतिक सत्ता थी कि हमें फूड ग्रेन्स के मामले में आत्मनिर्भर होना है। और उस वक्त की जो भी हमारी संस्थाएं थीं, जो संस्थागत व्यवस्था थी, उस व्यवस्था ने यह इंश्योर किया कि 10 सालों के अंदर में हम हमारी जो फूड की डिपेंडेंस बाहर के मुल्कों पे थी वो बहुत कम हो गई। और उसके बाद एक दूसरा मौका आया जिस वक्त फिर हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई और जो बाहर से मदद लेने की, वो जैसा अकाल 1943 में हुआ था उस मैग्नीट्यूड का तो नहीं, मगर 1965, 66, 67 3-4 सालों में लगातार मानसून फेल हो गया था। और पूरे उत्तर भारत के राज्यों में जहाँ कृषि मानसून पे ही आधारित थी, बिल्कुल पैदावार खत्म हो गई थी और वो अनाज की कमी के कारण मरने की स्थिति में थे। पैसे, ऐसी बात नहीं है कि पैसे नहीं थे लोगों के पास, मगर अनाज ही नहीं था। उस वक्त भी भारत को बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी और अमेरिका से हमें आयात करना पड़ा। आयात क्या, जो उस दौर के अमेरिकी लोग हैं उन लोगों ने तो कहा कि ये तो भूखा नंगा देश है, इसको तो हम भीख दे रहे हैं खाने के लिए। और एक अमेरिका में लॉ था, वहाँ की कांग्रेस ने लॉ बनाया था, उसको बोलते थे PL80। और उस PL80 के तहत भारत को अनाज दिया गया। मगर उस वक्त जो भारत का राजनीतिक नेतृत्व था और पूरे देश के लोगों ने ये रिजॉल्व किया था कि अब ये दिन दोबारा नहीं देखने। जो पूरे देश में हरित क्रांति हुई, हरित क्रांति का नतीजा सबों के सामने में है। अच्छी वैरायटी के सीड्स डेवलप किए गए, जिसके कारण से अब ऐसी स्थिति नहीं है कि हमें फूड के ग्रेन्स के लिए किसी भी दूसरे देश के ऊपर निर्भर रहना पड़े। हम कुछ चीज़ों में कमी है तो वो हम पैसे से खरीदते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें, इतनी बड़ी आबादी का देश, अगर हमारी कृषि सफल नहीं होगी तो पूरे दुनिया में ये औकात नहीं है किसी देश की इतनी बड़ी आबादी को वो खाना खिला सके। और जिन लोगों को मार्केट का आइडिया है वो जानते हैं इस चीज़ को कि अगर भारत में मानसून ख़राब होता है तो पूरी दुनिया में जो अनाज की मंडी है उसमें कीमतें बढ़ने लगती हैं। कीमतें बढ़ने लगती हैं। चीन और भारत, इन दो देशों में अगर कृषि फेल हो गई तो पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लिटरली ख़त्म हो जाएगी। इन दोनों देशों में जो आबादी है, दुनिया की 1/3 आबादी के तकरीबन इन्हीं दोनों देशों की आबादी है। तो हमें तो आत्मनिर्भर रहना ही है। और मुझे बहुत खुशी और फ़ख्र महसूस होता है कि हम उस दिशा में काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और इसका जो भी क्रेडिट है
पूरी हमारी व्यवस्था को जाता है। किसी भी पार्टी की सरकार रही हो, उन्होंने इस चीज़ के ऊपर पूरा ध्यान दिया है कि कैसे कृषि व्यवस्था हमारी मजबूत होती रहे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है जब मैंने बातचीत की डायरेक्टर साहब से कि जम्मू कश्मीर प्रांत में जिस तरीके से प्रोग्रेस और जो विभाग की प्रेजेंस एग्रीकल्चर और किसानों के बीच में है, ये कहते तो शायद मैं नहीं मानता, मगर मैं अपने सामने में देख रहा हूँ। जब अलग अलग इलाके से किसान लोग आए हैं यहाँ पे और जितनी स्कीमों के बारे में बताया गया, और वो स्कीमें बिल्कुल अगर काम नहीं कर रही होती तो शायद आप लोग यहाँ नहीं, इतनी बड़ी संख्या में मैं लोगों को नहीं देख पाता। और बाकी चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा टेक्निकल तो मैं बातें आपसे नहीं कर पाऊँगा, और चूँकि मेरा वो क्षेत्र नहीं रहा है, बट मैं केवल एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि किसानों के ऊपर हम सब लोगों को गर्व है और पूरे समाज को गर्व है कि खेती बाड़ी के कारण और उसकी क्या महत्ता है, इसको हर आदमी महसूस करता है और अनुग्रहित महसूस करते हैं हम कि किसानों के कारण ही हमें दूसरे देशों के सामने में हाथ नहीं फैलाना पड़ता है कि आप हमें, हमारे पास पैसे रहते हुए भी हो सकता है कि अगर बाहर की कंट्रीज ये तय कर लें कि नहीं, भारत को तो भूखे मार देना है, तो वैसी स्थिति नहीं आती है। और इसके लिए जो सरकारी उपक्रम है, उस सरकारी उपक्रम के लिए भी मैं अनुग्रहित महसूस करता हूँ एक आम नागरिक की भांति, कि सरकारी उपक्रमों के कारण कृषि के ऊपर जितना ध्यान दिया जाना चाहिए उतना ध्यान मुझे लगता है कि दिया जा रहा है। स्कीम का इवैल्यूएशन हमारी टीम ने किया, तो उसमें हमने पाया कि स्कीम बहुत अच्छी है, इससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है। कई सक्सेस स्टोरीज हमने देखी, जैसे श्रीमती गीता शर्मा हैं, मिस्टर पदम सिंह हैं, मिस्टर चमन लाल हैं, मिस्टर सेवा राम, मिस्टर फयाज अहमद नायक, मिस्टर मस्त राम, मिस्टर स्वर्ण सिंह। तो ये कुछ सक्सेस स्टोरीज, कुछ सफलता की जो कहानियाँ हमने किसानों की हमें पता लगी। तो स्कीम बहुत अच्छी है, जिससे किसानों को बहुत फ़ायदा हुआ है।